रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। रिवेन्यू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से जो कि किया गया था कस्टमर के साथ में। ये इंड एस डील करता है अकाउंटिंग ऑफ रिवेन्यू जो कि अराइज हुआ है एंटिटी को उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। मान के चलो कंपनी का काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसने जो भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी बेची होगी तो उससे पैसा आया होगा, तो उस पैसे को, उस रिवेन्यू को हम हमारी किताबों में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमको यहाँ पे वो सीखना है। मान के चलो अगर कंपनी ने अपना फर्नीचर बेच दी तो भैया वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम थोड़ी ना है, वो तो उसको पीपीई है, तो उसकी अकाउंटिंग हमको यहाँ पे नहीं सीखनी है। अब हम बेसिक जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। देखो, अगर मैंने किसी को माल बेचा तो या तो मैं नगद बेचूंगा या तो उधारी में बेचूंगा। अगर मैंने नगद बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। उधारी में बेचा तो मेरी असेट बनी, डेटर अकाउंट डेबिट, और टू सेल रिकॉर्ड कर लूँगा। वहीं पे अगर मैंने आज तो मेरे कस्टमर से पैसा ले लिया और मैंने बोला मैं कस्टमर तेरे को 1 महीने बाद माल की डिलीवरी करूँगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास अभी पैसा आया, टू एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, मेरी लाइबिलिटी बन गई है। अब इस चैप्टर में मैं एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बनी है क्योंकि मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा फैंसी नाम यूज़ हो गए। अब जैसे ही मैंने उसको 1 महीने बाद माल डिलीवर कर दिया तो इस लाइबिलिटी को ख़त्म करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इन डेज में इन एएस में हमारा नज़रिया पूरा होगा सेलर का कि मैं सेलर हूँ, मेरे को मेरी किताबों में कैसे एंट्रियाँ करनी है। भैया कितने अमाउंट की सेल रिकॉर्ड करूँ, रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूँ, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे सीखनी है। अब प्रोसेस फॉर अकाउंटिंग ऑफ रिवेन्यू 5 स्टेप मॉडल है, ये हमारे इंडेक्स में ही दिया हुआ है, इसको रट्टा नहीं मारना है हमको, हम इसको प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये बबीता जी है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बबीता जी ने बोली जेठा जी मेरे को लैपटॉप दे दो और मोबाइल दे दो। तो वो जेठा जी बोलता है कि बबीता जी मोबाइल तो आप अभी लेके जाओ, लैपटॉप सील पैक में आपको 1 महीने बाद दूंगा। बबीता जी बोलती ठीक है, और इन दोनों के बदले वो ले लेता है 1.5 लाख रुपये। अब इसको अपन समझते हैं स्टेप्स से। पहली स्टेप थी इसमें आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कि भैया कस्टमर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? मैं बबीता जी को 2 चीज़ें डिलीवर करूँगा, दोनों की प्राइस है 1.5 लाख रुपये। लैपटॉप तो मैं 1 महीने बाद डिलीवर करूँगा और मैं मोबाइल अभी डिलीवर कर दे रहा हूँ। अब आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि मेरे को क्या परफॉर्म करना है, उसकी मेरी और क्या जिम्मेदारियाँ है, मतलब मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि भाई मेरे को कौन कौन सी चीज़ें डिलीवर करनी है कस्टमर को। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है? एक तो लैपटॉप दिख रहा है और एक मोबाइल दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई मेरी। अब ये बोलता है डिटरमाइन ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस मतलब होता है कि भैया मेरे जेब में कितना नेट अमाउंट आने वाला है। कितना आने वाला है? यहाँ पे 1.5 लाख रुपये आने वाला है। स्टेप 4 है अलोकेट करना है मेरे को ट्रांजेक्शन प्राइस को मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस क्या थी? 1.5 लाख रुपये। मेरे को इसको अलोकेट करना है, लैपटॉप का कितना अमाउंट है और मोबाइल का कितना अमाउंट है, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। 5वीं स्टेप है रिकॉग्नाइज रिवेन्यू। भैया मैंने तो बबीता जी को फ़ोन अभी दे दिया, लैपटॉप बोला 1 महीने बाद लेना, तो मैं मोबाइल की सेल अभी रिकॉर्ड कर लूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन पैसा कितना आया? 1.5 लाख। 1.5 लाख मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया, मोबाइल की सेल रिकॉर्ड किया 50,000 की, और लैपटॉप मैंने बोला 1 महीने बाद लेके जाना, तो मेरे पास एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर की एक लाइबिलिटी बनी। और मैंने यहाँ पे सीखा था कि इस एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी से, तो मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिख दिया। अब जैसे ही मैंने 1 महीने बाद इनको लैपटॉप दे दिया तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को मैं डेबिट करूँगा और टू सेल, लैपटॉप की सेल 1 लाख की रिकॉर्ड कर लूँगा। अब पार्ट 2 में आते हैं अकाउंटिंग ऑफ रिवेन्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट क्या वो एंटिटी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है। अगर हुआ है तो इंड AS 115 अप्लाई होगा। एक यहाँ पे नोट है, ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पे आसाम है। महाराष्ट्र में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, सिक्किम में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। देखो, लेकिन महाराष्ट्र में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप भी हो गए, सिक्किम में HPCL के पेट्रोल पंप भी हो गए। अब अगर HPCL वाला इतनी दूर पेट्रोल भेजेगा और सिक्किम वाला, इंडियन ऑयल वाला इतनी दूर अपने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे तेल भेजेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इंडियन ऑयल तो HPCL के तेल पे तेल पहुँचा देना, HPCL तू इंडियन ऑयल के तेल पे पेट्रोल पंप पे तेल पहुंचा देना। तो ये क्या हुआ? एक नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 एंटिटीज़ के बीच में इन अ सेम लाइन ऑफ बिजनेस।
टू फैसिलिटेट सेल टू कस्टमर, तो ये इंड AS 115 के अंदर कवर नहीं होता है। ये नोट था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या परफॉर्म करने की जिम्मेदारियाँ है मेरे को कस्टमर को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे पहले वाले एग्जांपल में मेरे को क्या लैपटॉप और मोबाइल डिलीवर करना था इनको, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि भैया सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या फिर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यहाँ पे लैपटॉप डिलीवर करना था और मोबाइल, तो यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, पहली लैपटॉप और दूसरी मोबाइल। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको अपन। मान के चलो एक कोचिंग क्लासेस है जिसका नाम है CA क्लासेस। उसने स्टूडेंट को 3 क्लासेस बेचने का बोली कि मैं तुमको FR दूंगी, FM दूंगी और ऑडिट दूंगी 25,000 के बदले। तो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, पहली FR, दूसरी AFM, तीसरी ऑडिट। ट्रांजेक्शन प्राइस कितना हो गया 25,000। नेट इस कोचिंग वाले की जेब में कितना जा रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस मतलब है कंसीडरेशन एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कि भैया कौन कौन सी कंसीडरेशन रिसीव होगी हमको कस्टमर से, मतलब नेट सेलर की जेब में कितना जाने वाला है। ये चीज़ याद रखना है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि नेट सेलर की जेब में क्या क्या चीज़ें जाने वाली है। जो भी एग्रीड प्राइस देगा कस्टमर वो, जो भी बोनस देगा कस्टमर वो, और जो भी चीज़ें हम उसको दे देंगे कस्टमर को वो माइनस कर देंगे यहाँ से। अब हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बिल्डर है और ये क्लाइंट है। क्लाइंट ने बोला मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा प्लस बोनस दूंगा अगर तू एक टाइम के पहले मेरा काम पूरा कर देता है। तो ये हमने यहाँ समझ लिया एक एग्रीड प्राइस और बोनस। अब पेमेंट टू कस्टमर, कैशबैक। मान के चलो क्लाइंट ने दिया इसको 10 लाख रुपये और इसने इसको 50,000 रुपये वापस दे दिया, तो उस 50,000 रुपये यानी कि फुल कैश में से कुछ कैश बैक हो गया, तो 50,000 रुपये माइनस कर देंगे। रिबेट कूपन सेम होता है। प्राइस प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, बिल्डर ने इससे चार्ज किए 10 लाख रुपये। बिल्डर बोलता है कस्टमर मैं किसी से भी इससे कम प्राइस नहीं चार्ज करूंगा अगले 6 महीनों तक। अगर मैंने कम पैसे चार्ज किया किसी और से मैं तो तुझे कुछ पैसे पे कर दूंगा, तेरे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। मैंने ये मत मानना कि मैंने तुझसे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया था तो मैं तुझे प्राइस प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। अगर मैंने और किसी से कम प्राइस चार्ज किया तो मैं तुझे कुछ पैसे वापस दे दूँगा, तो इसको बोलते हैं अपन प्राइस प्रोटेक्शन। तो जो पैसा दूंगा तो मैं माइनस करूँगा। वन टाइम क्रेडिट मतलब क्या होता है, मान के चलो एक एयरटेल का यूज़र है, मैंने उसको जियो में बुलाया और बोला देख हमारे जियो का रिचार्ज 1,000 रुपये का होता है 1 महीने का, तू हमको केवल 800 रुपये देना। तो ये 200 रुपये मैंने वन टाइम क्रेडिट दिया कस्टमर को। अब पेमेंट फॉर सेल्स मतलब क्या होता है, मान के चलो मैं सेलर हूँ कैडबरी का और मेरे पास बायर खड़ा हुआ है डीमार्ट, वो बहुत सारी चॉकलेट्स लेके गया मेरे पास से और मुझे पैसे दिया। मैंने डीमार्ट वाले को बोला डीमार्ट एक काम कर, ये कुछ पैसे मेरे से रख तू और तेरे पास जितने भी सेल्फ्स है ना उसमें मेरी ब्रांडिंग कर देना। तो ये पेमेंट फॉर सेल्फ्स हो गई, तो ये पैसा मेरे पास से गया तो माइनस कर दूंगा। पेमेंट फॉर कस्टमाइजिंग पेंट स्प्रेज एक्सेट्रा, मान के चलो मैं एशियन पेंट्स हूँ, कोई पेंटर आया बहुत सारा पेंट खरीद के गया, उसने मुझे कुछ पैसे पे किया। मैंने बोला पेंटर एक काम कर, जो तेरे पेंटिंग के स्प्रेज है ना उसमें मेरे एशियन की ब्रांडिंग कर दे और मुझसे कुछ पैसे ले ले। तो ये पेमेंट मैंने किया वो माइनस कर दूंगा मैं। अब बेसिकली ये जो अमाउंट्स है हमको उसमें इसका पता करना है नेचर क्या है। जो भी क्वेश्चंस में हमको अमाउंट दिए होंगे उनका हमको पता करना है नेचर क्या है। नेचर पता करने के बाद क्या फिगर लिखना है, क्या अमाउंट लिखना है वो पता करेंगे, तभी हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको ऊपर से समझते हैं, इसके बाद प्रॉपर एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। फिक्स अमाउंट मतलब क्या होता है, जो भी फिक्स अमाउंट दिया होगा उसके अंदर। मान के चलो ये बिल्डर है, क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, मुझे बिल्डिंग बना के दे। तो फिक्स अमाउंट 10 लाख रुपए होगा कि भैया कंसीडरेशन यहाँ पे फिक्स है, तो मैं यहाँ पे फिक्स अमाउंट लूँगा। अब नॉन कैश मतलब क्या होगा, एक क्लाइंट ने बोला बिल्डर तू मेरे कंपनी के लेट से 5,000 शेयर भी ले लेना, तो ये नॉन कैश आइटम हुआ। तो इसकी जो भी फेयर वैल्यू होगी हम वो लेंगे। हो सकता है ये बोले कि बिल्डर तू मेरी कार ले ले, तो जो भी उसकी फेयर वैल्यू होगी वो अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे। अब वेरिएबल, क्लाइंट ने बोला तू मेरे को ना मेरी बिल्डिंग 6 महीने से पहले कंप्लीट करके दे और मुझसे कुछ बोनस लेके जा। तो ये 6 महीने से पहले कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये भाई फ्यूचर पे डिपेंड करता है। जो कंसीडरेशन है वो डिपेंड करती है किसी फ्यूचर इवेंट्स पे, तो उसके लिए हम लेंगे एक्सपेक्टेड अमाउंट। एक्सपेक्टेड अमाउंट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो हम 2 मेथड लगाएंगे, मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड और दूसरे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। ये क्या होती है, अगर खाली 2 ही पॉसिबल आउटकम है। एग्जाम्पल, इसने बोला कि अगर तुमको टाइम से पहले कंप्लीट करके दे तो मैं तुझे बोनस दूंगा। टाइम से पहले काम कंप्लीट कर देगा इसके 60% चांसेस है, यानी कि 40% इसके चांसेस है कि काम टाइम से पहले कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे 2 ही पॉसिबल
यानी आउटकम है, यानी कि दो ही प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो जो भी हाईएस्ट वाला यानी कि 60% वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि भाई 60% चांसेस है कि काम पूरा होगा, तो उस 60% का जो भी अमाउंट होगा उसको हम हाईएस्ट वाला अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे। दूसरा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जहाँ पे दो से ज़्यादा आउटकम होते हैं। मतलब मैंने इसको प्राइस प्रोटेक्शन दिया कि भैया मैंने तेरे से जितना प्राइस चार्ज किया हूँ उससे कम अगर मैं प्राइस चार्ज करता हूँ अगले 6 महीनों के अंदर अंदर और किसी क्लाइंट से, तो मैं तुझे कुछ पैसे पे कर दूँगा। अब मैं अगले 6 महीनों के अंदर अंदर 0 रुपये कम करूँगा, इसके चांसेस 70%। मैं 30,000 रुपये कम कर दूँगा जिसके चांसेस 20%। मैं 40,000 रुपये कम कर दूँगा किसी क्लाइंट को जिसके चांसेस 10%। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, कंसीडरेशन इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस करूँगा कंसीडरेशन इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस करूँगा कंसीडरेशन इंटू प्रोबेबिलिटी, तो एक एवरेज अमाउंट आ जाएगा, फिर वो लिखूँगा एक्सपेक्टेड अमाउंट में। अब प्रॉपर अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि भैया मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दूंगा मेरे क्लाइंट को। क्लाइंट ने बोला मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तो ये क्या हुआ, एक हमारा फिक्स अमाउंट हो गया। तो फिक्स अमाउंट में लिखूँगा ट्रांजेक्शन प्राइस में। और क्लाइंट ने बोला मैं तुझे मेरी कंपनी के शेयर भी दूंगा 5,000, जिसकी फेयर वैल्यू है 100 रुपये। तो भैया नॉन कैश आइटम हुआ, तो मैं 5,000 इंटू 100 कर दिया तो आया 5 लाख रुपये। और यहाँ पे क्लाइंट ने बोला अगर बिल्डर हमारा जो सेफ्टी इंस्पेक्टर है उसने मेरी बिल्डिंग को 5 स्टार से ज़्यादा रेटिंग दी तो मैं तुझे 2 लाख रुपए भी दूंगा, और 60% चांसेस है कि भैया बोनस इसको मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये जो है डिपेंड करता है किसी हमारे फ्यूचर इवेंट्स पे। तो ये वेरिएबल हुआ, वेरिएबल आता है एक्सपेक्टेड अमाउंट पे। एक्सपेक्टेड अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, तो यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम वाला केस लगेगा कि भैया यहाँ पे 60% चांस है कि बोनस मिल जाएगा, 40% है या नहीं मिलेगा। तो 60% चांसेस है मिल जाएगा, तो हमने 60% के हिसाब से 2 लाख रुपये यहाँ पे लिख दिए। 60% चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि मिल जाएगा, तो 2 लाख हमने यहाँ पे लिख दिए। अब प्राइस प्रोटेक्शन दे रखा है, 2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो वही कंसीडरेशन इंटू प्रोबेबिलिटी करके हमने अमाउंट निकाले और हमारे यहाँ पर टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस आ गया। कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट समझते हैं हम। एक प्रोडक्शन कंपनी है जो शोज़ बनाती है और वो बेच देती है टेलीविज़न कंपनी को। मान के चलो ये हमारा भाभी जी घर पर है बनाती है और शोज़ बना के भेज देती है एनटीवी को। एनटीवी बदले में क्या देता है, इसको फिक्स अमाउंट देता है 1,000 रुपये का और कुछ एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स देता है। हमको इसका टीपी पता करना है। टीपी मतलब क्या होता है कि भाई नेट इसकी जेब में क्या क्या चीज़ें जा रही है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 चीज़ें जा रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे सीखे थे कि ट्रांजेक्शन प्राइस पता चला, उसके बाद हमको नेचर पता करना होता है। जो अमाउंट क्वेश्चन में दिए होते हैं उनका नेचर क्या है, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो ये 1,000 रुपये तो फिक्स्ड है और ये जो एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स आ रहे हैं वो नॉन कैश है, तो नॉन कैश शो होता है फेयर वैल्यू पे बस। अब यहाँ पे बोलता है कि भाई हम खाली स्टैंड अलोन प्राइस है शोज़ का 1,500 रुपये, यहाँ पे रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एसके लिमिटेड 10,000 स्टेयरिंग देने वाला है एमएस लिमिटेड को, और एमएस लिमिटेड इसको देने वाला है 25,000 रुपये पर स्टेयरिंग, और साथ में कुछ टूल्स भी देने वाला है जिसकी फेयर वैल्यू है 2 करोड़ रुपीज़। तो इसके लिए टीपी क्या हुई कि भैया इसके नेट जेब में क्या क्या चीज़ें जा रही है। एक तो 25,000 रुपये पर स्टेयरिंग इंटू कितनी स्टेयरिंग दी अपन ने 10,000, तो ये पैसा जा रहा है इसकी जेब में, और इसकी जेब में क्या जा रहे हैं, टूल्स जा रहे हैं। फिर इसकी फेयर वैल्यू 2 करोड़ रुपए। तो ट्रांजेक्शन प्राइस पता चला हमको। अब जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया है उसका हमको नेचर पता करना है, क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो नॉन कैश है, क्या वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये फिक्स्ड अमाउंट है और ये नॉन कैश आइटम है, तो ये शो होगा फेयर वैल्यू पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसने एग्रीमेंट किया पावर सप्लाई वाली कंपनी के साथ कि मैं तुझे 1 लाख मिनट का टॉक टाइम दूंगी और बदले में तुम्हें को 20,000 यूनिट ऑफ पावर दे देना। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट हुआ। हमको टीपी निकालना है इसकी और इसकी। टीपी मतलब इसके जेब में नेट क्या क्या चीज़ें जा रही है, क्या क्या जा रहा है, 20,000 यूनिट ऑफ पावर जा रहा है। और ये क्या है, तो हमको टीपी पता चला। और ये क्या है, हमारा नेचर क्या है इसका, नॉन कैश है। नॉन कैश ये होगा फेयर वैल्यू पे, तो 20,000 यूनिट इंटू उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 2.5 रुपये पर यूनिट कर दिए, तो 50,000 आ गई। इसकी टीपी निकालना है। इसकी जेब में नेट क्या क्या चीज़ें जा रही है। इसकी जेब में जा रहा है 1 लाख मिनट का टॉक टाइम, तो ये नॉन कैश है। ये नेचर पता किया हमने इसका, तो ये होगा फेयर वैल्यू पे। 1 लाख इंटू 50 पैसे 50,000 रुपये आ गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 9, के सेल करता है इलेक्ट्रिक रेजर्स अपने कस्टमर को जिसका प्राइस होता है 50 रुपये पर यूनिट। उस पैकेट के अंदर होते हैं 10 रुपये की एक कूपन।
जो कि कस्टमर इसके पास लेके आता है सेलर के पास, मेरे पास कूपन निकली है और ये इसको 10 रुपये पे कर देता है। हमको निकालना है टीपी कि इसके जेब में क्या क्या नेट कितनी सारे क्या क्या चीज़ें जा रही है। एक तो 50 रुपये जा रहा है और 10 रुपये इसको पेमेंट करनी है। अब जो क्वेश्चंस में अमाउंट दिए होते हैं उसका हमको नेचर पता करना होता है, क्या वो फिक्स है, क्या वो नॉन कैश है, क्या वो वेरिएबल है। साफ साफ दिख रहा है ये तो फिक्स्ड है, और ये जो है कूपन जब कस्टमर लेके आएगा इसके पास तब ये पे करेगा, तो ये डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट पे, तो ये हमारा होगा वेरिएबल। अब हमको पता करना है, पता तो हमने कर ली वेरिएबल है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एंटिटी के एस्टिमेट दैट कि 20 to 25% ऑफ एलिजिबल रिबेट विल बी रिडीम्ड, मतलब 20 से 25% ही लोग आएंगे रिबेट के 10 रुपये लेने। मीन से कंसिडरेशन डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट, दैट इज़ वेरिएबल, जो हमने ऊपर समझ लिए। अब के लिमिटेड को लगता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस जो है शुड इनकॉर्पोरेट इन एजम्पशन ऑफ 25% रिबेट रिडम्पशन। हमने पता किया कि वेरिएबल है, वेरिएबल में एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो 2 मेथड लगती है। यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। क्या बोलता है ये कि ट्रांजैक्शन प्राइस में आप इनकॉर्पोरेट कर लो एक अजम्पशन की 25% रिबेट का रिडम्पशन ही होगा, है ना। मतलब रिबेट कितनी थी, 10 रुपये थी, 10 रुपये का 25% यानी कि 2.5 रुपये ही लोग लेने आएंगे, तो 50 माइनस 2.5 47.5। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक मैन्युफैक्चरर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि मैं तुमको गुड्स बेचूंगा रिटेलर 1000 रुपये के। अब मैन्युफैक्चरर ने ऑफ़र किया कस्टमर को प्राइस प्रोटेक्शन, बोला कि मैं तुझसे जितने पैसे चार्ज करता हूँ अगर उससे कम पैसे किसी और से चार्ज किया तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तुझे मैं पे कर दूंगा, और ये प्राइस प्रोटेक्शन का पीरियड कितना है, 6 मंथ। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट यानी कि उनको उम्मीदें है कि वो ऑफ़र करेगा प्राइस डिक्रीज ऑफ 5% ड्यूरिंग द प्राइस प्रोटेक्शन पीरियड, कि वो किसी को 5% प्राइस कम करके वो माल बेच देगा। तो 1000 रुपये का 5% यानी कि कितना हुआ, 50 रुपये मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ेगा उस रिटेलर को प्राइस प्रोटेक्शन का। हमने पता कि टीपी 1000 रुपये आने वाले इसकी जेब में और प्राइस प्रोटेक्शन का पैसा जाने वाला है। अब जो अमाउंट दिया है उसका नेचर पता करना है। ये तो डायरेक्टली फिक्स अमाउंट दिया हुआ है, ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल का एक्सपेक्टेड अमाउंट हम क्या क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली गिवन है। यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्राइस प्रोटेक्शन डायरेक्टली गिवन है। 1000 का 5% 50 रुपये माइनस कर दिए तो 950 आया। अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है इसमें, जब मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हमको टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट करना पड़ता है ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अपन। ये CA क्लासेस है, इसने 3 सब्जेक्ट बेचा, FR AFM ऑडिट एक बच्चे को, और कॉम्बो प्राइस, तीनों का कॉम्बो प्राइस लिया 25,000 रुपये। तो हमको पता करना है कि भाई इस 25,000 में FR का कितना है, AFM का कितना है, ऑडिट का कितना है, ये सीखना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमको स्टैंड अलोन प्राइस भी गिवन होगा कि भैया अगर हम केवल FR बेचते तो 11,000 का बेचते, केवल AFM बेचते तो 11,000 का बेचते, केवल ऑडिट बेचते तो 8,000 का बेचते, टोटल बनता 30,000 रुपये। लेकिन ये बच्चा हमसे कॉम्बो ले रहा है तो हमने उसको 25,000 रुपये में बेच दिए। दोनों को माइनस किए तो क्या पता चलता है, 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने उसको। हमको क्या करना है यहाँ पे, इस 25,000 को इस रेशियो में बांट देना है 11:11:8। दूसरे तरीके से 8,000 डिवाइड बाई 30 किए तो इसका वेट पता चल गया है कि भाई 30,000 में इसका कितना वेट है, इंटू कर दिए TP से, तो भी अपना सेम अमाउंट आ जाता है। ठीक है। और अगर इसको अपने दूसरे तरीके से सोचे कि भैया 5,000 जो है वो डिस्काउंट है, तो हमको 5,000 का डिस्काउंट इससे कितना कम होगा, इससे कितना कम होगा, इससे कितना कम होगा, वो निकालना है। तो हम 5,000 को इस रेशियो में बांटेंगे और माइनस कर देंगे। इससे कितना माइनस होगा, इतना किससे माइनस होगा, इतना कितना इससे माइनस होगा, तो भी हमारा सेम अमाउंट ही निकलेगा। बेसिकली हमने TP को इस रेशियो में बांट दिए, या फिर जो भी डिस्काउंट था उसको इस रेशियो में निकाले और इनसे माइनस कर दिए, तो भी सेम अमाउंट ही निकलेगा। 2 तरीके होते हैं हमारे पास। सेकेंड केस में आते हैं, इफ़ सम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर ऑलरेडी रेगुलरली सोल्ड इन कॉम्बो। मतलब क्या समझना है, सेम एग्जांपल कॉपी पेस्ट। CA क्लासेस 3 सब्जेक्ट बेच रहा है स्टूडेंट को, बदले में ले रहा है 25,000 रुपये कॉम्बो प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस दिया हुआ है। एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड है कि जो CA क्लासेस है वो रेगुलरली सेल करता है FR और AFM का कॉम्बो 20,000 रुपये में। ये 3 कितने में दे रहा है, 25,000 रुपये में, लेकिन FR और AFM भी बेचता है वो 20,000 रुपये में। अब इसको अपन समझते हैं। देखो भाई, यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइस FR और AFM का कितना दिया हुआ है, 11,000 यानी कि 22,000 रुपये।
लेकिन खाली अगर एफ आर और एफ एम का हम कॉम्बो लेते तो कितने का पड़ता है, 20,000 रुपये का। तो 22,000 माइनस 20, तो एफ आर और एफ एम का कॉम्बो लेने पे हमको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये 2,000 रुपये किसके हैं, इन दो कॉम्बो को अगर हम लेते हैं तो भी हमको इतना डिस्काउंट मिलता। तो ये 2,000 रुपये का डिस्काउंट को हम बांटेंगे 11:11 के रेशो में और इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस दोनों का। अब भाई 25,000 माइनस 30,000 किया तो कितना डिस्काउंट बनता है टोटल में, 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये में 2,000 का डिस्काउंट तो इन कॉम्बो के कारण था कि अगर हम 2 लेते हैं तो भी हमको 2,000 का डिस्काउंट मिलता। तो 5,000 में 2,000 का डिस्काउंट इन कॉम्बो के कारण था। तो बचा हुआ 3,000 का डिस्काउंट इन तीनों के कारण है। तो हम जो बचा हुआ 3,000 का डिस्काउंट है वो अब हम इसके जो रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस आया एफ आर और एफ एम का और ऑडिट के 8,000 उसके रेशो में बांटेंगे 3,000 को, और फिर कितना अमाउंट किससे माइनस होगा करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर प्राइस अलोकेट होगी। अलग तरीके से इसको हम कैसे सोचेंगे, देखो सबसे पहले हमने 11,000 22,000 होता है, तो 20,000 को हमने इस रेशो में बांटे तो हमारे पास क्या आया, रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस आ गया एफ आर और एफ एम का। एफ आर और एफ एम का रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस निकाल लिया हमने, 11,000 डिवाइड 22,000 किए तो वेट पता लगा, इंटू हमने 20,000 वाला अमाउंट किया, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। इसका मतलब क्या था, ये जो 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा था हमको इस कॉम्बो में तो वो बढ़ गया इन दोनों में, तो हमारे पास आ गया क्या, रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस। अब हमारे पास रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस आ गई। अब जो बचा हुआ 3,000 डिस्काउंट था उसको भी बांटना पड़ेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, 10,000 8,000 इस रेशो में बांटेंगे और किससे कितना माइनस होगा माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास सेम अमाउंट निकलेगा। दूसरा तरीका क्या है, हमने रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस लिखे 10,000 और 8,000, टोटल कितना होता है 28,000। तो 10,000 डिवाइड बाई 28,000 इंटू ये कर दिए 25,000, तो भी अमाउंट आ गया हमारे पास। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। बेसिकली हमारे पास देखो 2 तरीके होते हैं, हम डिस्काउंट पता करें, फिर डिस्काउंट को उस रेशो में बांटें, फिर रेशो में बांटने के बाद उसको माइनस करें, तब हमारे पास आती है रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस। या दूसरा तरीका होता है कि हम जो भी हमारे पास प्राइस दिया होता है उसको इस रेशो में बांट दें। पहला हम दूसरा वाला तरीका यहाँ पे कर रखे हैं कि भैया आपने 20,000 रुपये को इस रेशो में बांटे तो हमारा रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस निकल गया एफ आर और एफ एम का 10,000, फिर 10,000, 8,000 के रेशो में इस 25,000 को बांट दिया अपन ने। ये बहुत सिंपल था। और दूसरा वे था डिस्काउंट वाला कि भैया आपने 2,000 का डिस्काउंट पहले इन रेशो में बांटे, फिर इनमें से माइनस किए तो हमारे पास रिवाइज स्टैंड अलोन प्राइस आई, और फिर बचा हुआ 3,000 का जो डिस्काउंट था जो तीनों में बटना था उसको आपने फिर 10,000, 8,000 रुपये के रेशो में बांटे, फिर एक से माइनस किए तो भी हमारे पास सेम आता है। तो 2 तरीके होते हैं, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। ईजी आला होता है कि इसको अपन ने इस रेशो में बांट दिए। अब आते हैं अपन अगले केस में। सेम एग्जांपल है, सीए क्लासेस 3 सब्जेक्ट बेचता है, 25,000 रुपये लेता है प्लस प्लस प्लस। स्टूडेंट यहाँ पे बोलता है कि अगर मेरे ऑडिट में 90 प्लस आते हैं तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये बोनस भी दूंगा। तो ये क्या हुआ, टीपी हमारा कितना है 25,000 रुपये और 1,000 रुपये, इसके जेब में नेट कितना जा रहा है 25,000 रुपये 1,000 रुपये। तो उसके बाद हमको नेचर पता करना है। ये तो फिक्स्ड अमाउंट है और ये क्या है, वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट पे। अब वेरिएबल का क्या, हमको एक्सपेक्टेड अमाउंट गिवन है, डायरेक्टली गिवन है 1,000 रुपये। अब क्या होगा, ये जो वेरिएबल अमाउंट है डायरेक्टली ऑडिट से रिलेटेड है तो केवल ऑडिट में ही प्लस होगा। यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइस दिया हुआ है, हमने स्टैंड अलोन के रेशो में इस 25,000 को बांट दिए तो ये अमाउंट आया, और 1,000 रुपये वेरिएबल अमाउंट केवल ऑडिट से रिलेटेड है तो ऑडिट में अपन ने ऐड कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ ऑडिट का है तो अपन ऑडिट में ही ऐड करेंगे। ये हमारा तीसरा केस भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट केस क्या है, इफ़ ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ ईच पीओ सेपरेटली गिवन इन क्वेश्चन। हाँ, और जो ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ ईच पीओ है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पीओ से। मतलब क्या है इसका, सेम एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे केवल 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही होगी। हमने पहले 3 पढ़े थे, यहाँ पे हमने एएफएम को फेंक दिया है। सी क्लासेस 2 सब्जेक्ट दे रहा है, एफआर और ऑडिट की क्लास स्टूडेंट को, और इसको बोलता है कि अभी मेरे को आप एफआर के 6,000 रुपये दे दो फिक्स्ड अमाउंट, बाद में मेरे को आप 13,000 रुपये दे देना ऑडिट के। तो बाद में दे देना मतलब फ्यूचर इवेंट, डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट, तो वेरिएबल एक्सपेक्टेड अमाउंट हो गया वेरिएबल वाला। स्टैंड अलोन प्राइस दिया हुआ है एफआर का ऑडिट का
FR का 11 और ऑडिट का 8,000 रुपये, टोटल बनता है 19,000। ये भी बनता है 19,000 रुपये। ठीक है, अब ये क्या कर रही है कंपनी, यहाँ गड़बड़ घोटाला कर रही है। FR का रिवेन्यू तुरंत बुक कर रही है तो उसने यहाँ पे कम TP दिखा दी। डिफरेंस कितना है भाई, 11 और 6 में 5,000 का डिफरेंस है। ऑडिट का रिवेन्यू बाद में बुक कर रही है तो ज़्यादा दिखा रही है वो, और टोटल हमारा TP और ये दोनों बराबर ही है। तो इस घोटाले के केस में सारे रूल ओवरराइड हो गए तीनों केसेस के। और ये भी मत सोचना कि भाई ये वेरिएबल है तो केवल ऑडिट से रिलेटेड है, ये रूल भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, टोटल TP कितनी होती है, 19,000 रुपये को बांट देंगे इस रेशियो में। सारे रूल ओवरराइड हो गए इस केस में, डिवाइड करेंगे हम टोटल TP को इस रेशियो के अंदर। ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एंटिटी XYZ प्रोडक्ट देती है कस्टमर को और लाख रुपए लेती है, तो TP नेट इसके जेब में क्या क्या चीज़ें जा रही है, केवल लाख रुपए जा रही है। नेचर क्या हुआ इसका, फिक्स्ड हुआ। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइजेस दिए हुए हैं हमको, और ये बोलता है कि YZ का कॉम्बो बिकता है 50,000 रुपये में। तो हमने जैसे हमने एलोकेट करना सीखा वैसे हमने अलोकेट कर दिया नॉर्मली। अब केस B समझने का है मेन, क्या बोलता है, एंटिटी अब यहाँ पे 4 प्रोडक्ट दे रही है, XYZ के अलावा एक अल्फ़ा प्रोडक्ट भी दे रही है। अब ले रही वो 1,30,000 रुपये, पहले 1 लाख ले रही थी, अब यहाँ पे 1,30,000 रुपये ले रही है। अब यहाँ पे बोलता है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ अल्फ़ा, जो कि रेंज करता है 15,000 से 45,000 के बीच में। डिटरमाइन करो आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस XYZ और अल्फ़ा की। यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइस अल्फ़ा की क्वेश्चन में दी ही नहीं है। यूजिंग द रेसिडुअल अप्रोच, रेसिडुअल अप्रोच मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। इसको रट्टा मारना है, एक ही पॉइंट है जिसको याद करना पड़ेगा। हमने जो रिवाइज SSP कैलकुलेट किए थे इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आया हमारे पास वो 50,000 इतना और इतना, टोटल कितना होता है, 1 लाख होता है। 1 लाख माइनस 1,30,000 रुपये किया अपन ने, तो 30,000 अल्फ़ा का अमाउंट बन जाता है। ये विथ इन रेंज है। अगर इंस्टेड ऑफ 1,30,000 क्वेश्चन में 1,05,000 रुपये गिवन होता, मीन्स अगर यहाँ 1,05,000 रुपये हम ले रहे होते, तो 1 लाख माइनस 1,05,000 करते अपन 5,000 रुपये आता, जो कि कुछ रेंज में नहीं है, 15,000 और 45,000 रुपये की। तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे सीधे एक नोट लिख देते सॉल्यूशन में कि भाई आप दूसरी मेथड यूज़ करो। अगला टॉपिक है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू, टाइमिंग ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। कब कब हमको रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है, इसमें 2 केसेस हो गए। जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब सेटिस्फाई मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड टू कस्टमर, तो हम हमारा रिवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ टाइम में। ये केस हमने यहाँ पे पढ़े थे। ये मोबाइल बेचे, मोबाइल की सेल रिकॉर्ड कर लिए, लैपटॉप का एडवांस ले रखे थे तो लाइबिलिटी दिखा दिए, जैसे ही लैपटॉप हमने बबीता जी को दे दिए तो उसकी भी सेल रिकॉर्ड कर ली। तो ये होता है रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ टाइम में सेल रिकॉर्ड करना। दूसरा केस होगा जहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी कस्टमर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो रिवेन्यू भी हम रिकॉर्ड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, लार्सन एंड टुब्रो है, एक बिल्डिंग बना के देने वाली एक क्लाइंट को, और एक क्लाइंट देने वाला है इसको 70 लाख रुपये, और लार्सन एंड टुब्रो ने बोली कि मैं तुझे 3 साल में बिल्डिंग बना के दूंगी। फर्स्ट ईयर में इसने सर्विस दी होगी, तो यहाँ पे कितना रिवेन्यू रिकॉर्ड करें। सेकेंड ईयर में, अब इकट्ठा लास्ट में थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट ईयर में भी कुछ सर्विस दी है तो फर्स्ट ईयर में कितना रिवेन्यू रिकॉर्ड करूँ, सेकेंड ईयर में सर्विस दी है, सेकेंड ईयर में कितना रिवेन्यू रिकॉर्ड करूँ, थर्ड ईयर में सर्विस दी है, थर्ड ईयर में कितना रिवेन्यू रिकॉर्ड करूँ, वो हमको सीखना है। ठीक है, इसमें स्टेप्स क्या होगी, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन परसेंटेज एट ईच पीरियड एंड। पीरियड एंड मतलब होता है एट ईच ईयर एंड, हर साल के एंड पे हमको पता करना है कि हमारा कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फर्स्ट ईयर के एंड पे निकालूंगा कि भाई कितना % कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर के एंड पे निकालूंगा कि मेरा कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर के एंड पे निकालूंगा कि मेरा कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये फर्स्ट स्टेप होती है। कैसे निकालते हैं इसको, जो अब तक कॉस्ट लग चुकी है टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनटू 100। सेम सेकेंड ईयर में कि सेकेंड ईयर में अब तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनटू 100। सेम थर्ड ईयर में टोटल यहाँ तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनटू 100। अब अगर क्लाइंट ने बोला लार्सन एंड टुब्रो तो मेरी बिल्डिंग में और लिफ्ट भी लगा देना, तो लार्सन एंड टुब्रो बोलता है मेरा काम तो कंस्ट्रक्शन का है, मैं तुझे लिफ्ट लगा के क्यों दे दूँ। तो क्लाइंट बोलता है भाई व्यवहार में लगा दे। लार्सन एंड टुब्रो जो है फिर ठीक है बोलता है व्यवहार में लगा देता हूँ, 10 लाख रुपये दे देना कॉस्ट उसकी। तो जो हम ऊपर कॉस्ट लेते हैं
कि अब तक कितनी लग चुकी है और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। उसमें वो रिम्बर्समेंट वाली कॉस्ट को मत लेना। जो भी रिम्बर्स करेगा वो, जैसे अपन ने लिफ्ट का एग्जांपल लिया, तो वो कॉस्ट को यहाँ पे इंक्लूड मत करना। अब अपन सीखते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में कितना रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, और एग्जांपल लेते हैं कि भाई 20% तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने सपोज किए थे कि 10 लाख रुपये वो लिफ्ट का रीइंबर्स कर रहा है, तो 70 लाख में से हमने 10 लाख माइनस किए तो 60 लाख रुपये मोटा माटी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बची। 60 लाख का 20% काम कंप्लीट हो चुका है, तो 20% तक का रिवेन्यू फर्स्ट ईयर के एंड में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब ये जो हमने 10 लाख माइनस किए, हम उसको एज्यूम करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस हम क्लाइंट से ले रहे हैं उसमें 10 लाख लिफ्ट का भी रीइंबर्समेंट होगा। ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इसको हटा दो। हम 10 लाख पर 20% नहीं लगा सकते। ये 10 लाख रुपए तो हमको तुरंत ही दे रहे हैं, तो हम उसको अलग से 10 लाख रुपए का 20% नहीं, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये रीइंबर्समेंट ऑफ लिफ्ट है, सारा का सारा रिवेन्यू आज ही बन गया मेरे को, है ना। रिवेन्यू आज ही बन जाना चाहिए। तो लिफ्ट तो पूरी, क्योंकि हमने आज ही डिलीवर कर दिए थे ना उसको, तो 70 लाख माइनस 10 लाख लिफ्ट का इंटू 20% फर्स्ट ईयर के एंड तक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। और 10 लाख तो उन्हें तुरंत ही दे दिया लिफ्ट के, तो 10 लाख रुपए अलग से ऐड कर दिए हमने। अब इसको प्रॉपरली फॉर्मेट से समझते हैं। रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज टिल डेट। अगर मैं निकाल रहा हूँ सेकेंड ईयर का, कि सेकेंड ईयर में कितना रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, कितना रिकॉर्ड हो जाना नहीं होना चाहिए, तो मैं निकालूंगा कि भाई कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था टिल डेट सेकेंड ईयर के एंड तक। जो भी हमारी टीपी थी माइनस किया मैंने रिम्बर्समेंट कॉस्ट ऑफ मेजर आइटम, यहाँ पे सीखा मैंने, इनटू किया कि भाई अब तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक काम कितना कंप्लीट हो चुका है सेकेंड ईयर के एंड तक। तो पता चल जाएगा कि भाई अब तक कितना रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, अब तक कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, अब तक कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। सेकेंड ईयर का एग्जांपल है, तो सेकेंड ईयर के एंड तक कितना रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। और वही मान के चलो इसने सेकेंड ईयर में मेरे को 10 लाख दिया होता, तो पूरा का पूरा 10 लाख उसी पीरियड का होता, तो मैं 10 लाख ऐड कर देता यहाँ पे। माइनस पिछले साल में कितना रिकॉर्ड हो चुका है। ये क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाला था कि यहाँ पे निकाला हूँ कि सेकेंड ईयर के एंड तक कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, होना नहीं, कितना हो जाना चाहिए था टिल डेट। माइनस करूँगा अब तक कितना रिकॉर्ड हो चुका है, तो पता माइनस करने में पता चल जाए कि भाई सेकेंड ईयर का रिवेन्यू इतना है। अब ये 3, 4, 5, 6 छोटी छोटी स्टेप है, इसको क्वेश्चन बुक से पढ़ लेना। अगर कुछ भी चेंज होता है ट्रांजैक्शन प्राइस में या टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट में, किसी भी पीरियड में मॉडिफिकेशन होता है ना कॉन्ट्रैक्ट और चेंज इन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन, तो हम कंसीडर करेंगे रिवाइज ट्रांजैक्शन प्राइस को और रिवाइज टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट को उस पीरियड से जिस पीरियड में वो गिवन है इन अबव स्टेप्स। एक क्वेश्चन का पॉइंट समझते हैं हम। एंटिटी है जो कि ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन दे रही है, इसको बदले में ले रही है 2 करोड़ रुपए प्लस बोनस, ठीक है। अब टीपी क्या होगा इसका, जो इसके नेट जेब में आ रहा है 2 करोड़ रुपए आ रहा है और बोनस आ रहा है, तो टीपी हुआ। उसके बाद हम इसका नेचर पता करेंगे। 2 करोड़ रुपए तो फिक्स अमाउंट हुआ। अब बोनस क्या है, 20 लाख रुपए अगर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है 30 सितंबर 2000 तक, और 10 लाख रुपए अगर वो कंप्लीट हो जाता है 20 दिसंबर तक। ये किससे रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है। तो हमने केस 3 में पढ़े थे कि भाई ये वेरिएबल वाला खाली इससे रिलेटेड है, तो केवल इसमें ही ऐड होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एंटिटी एलोकेट करती है ट्रांजैक्शन प्राइस को, इस 2 करोड़ रुपए को और बोनस को, डिसरिगार्डिंग द पोटेंशियल बोनस, मतलब ये बोनस को हटा दिया उसने, केवल 2 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। ऑन अ रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बेसिस, मतलब ऑलरेडी उसने टीपी को अलोकेट कर रखा है, ये दिया हुआ है अलोकेटेड टीपी है, बिना बोनस को कंसीडर किए। अब एट इंस्पेक्शन, यानी कि शुरुआत में एंटिटी को लगता है कि भाई इसका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा 30 जनवरी को, मतलब एक्सपेक्टेड बोनस हमारा कितना हुआ, 0 हुआ। और वहीं 1 जुलाई को लगता है एंटिटी को सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा 30 सितंबर को, यानी कि यहाँ को बेस्ड ऑन रिवाइज फोरकास्ट। तो हमारा ये क्या था, वेरिएबल था। वेरिएबल मतलब ये हमारा फ्यूचर इवेंट में था, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल रिकॉर्ड होता है एक्सपेक्टेड अमाउंट पे। क्वेश्चन में डायरेक्टली 20 लाख रुपए एक्सपेक्टेड अमाउंट गिवन है, यहाँ पे वो कोई चांसेस प्रोबेबिलिटी वाला केस ही नहीं है, तो डायरेक्टली 20 लाख रुपए हम ऐड कर देंगे। लेकिन किस में ऐड करेंगे, ये मेन पॉइंट है। ये किससे रिलेटेड है, खाली सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन से। 1 करोड़ रुपये इसका हुआ प्लस 20 लाख रुपये वेरिएबल ऑफ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, तो 1.2 CR हो गया हमारा टीपी
SI का।